गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे आज चर्चा करेंगे हम कि चीन और भारत के संबंध किस प्रकार के रहे हैं। विश्व पटल पर जो भारत है और चीन, क्योंकि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है, तो हमेशा यही आशा की जाती है कि हमारा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहें। तो प्राचीन काल से भारत और चीन के संबंध बच्चों समय समय पर मधुर और बिगड़ते रहे हैं। तो बात करेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा चीन के द्वारा विदेशी शक्तियों को बाहर रखने के पश्चात यह आशा जागृत हुई कि भारत और चीन जो है विश्व पटल पर साथ साथ होंगे और अपनी एशियाई देशों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। बच्चों, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एक वक्त गूंजा, लेकिन अधिक समय तक चीन और भारत के संबंध बच्चों अच्छे नहीं रहे। किंतु सीमा संबंधी विवादों पर सैन्य बल के उपयोग ने इस आशा को निराशा में परिवर्तित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में चीन द्वारा तिब्बत की भूमि पर आधिपत्य अर्थात अपना कब्जा जमा लेने तथा भारत में अपनी अवैध बस्तियां बनाने के कारण भारत और चीन के संबंध बच्चों लगातार बिगड़ते चले गए। भारत तथा चीन दोनों ही देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तथा लद्दाख आदि क्षेत्रों पर विवादित रहे हैं। अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आधिपत्यों के कारण ही 1962 में दोनों देशों के बीच जो है युद्ध हो चुका है। तो 1962 के युद्ध में बच्चों भारत की को जो है सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। अर्थात भारत के पास उस समय इतनी मारक क्षमता नहीं थी कि वह चीन का मुकाबला कर सके। अंततः उसे 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसमें हार का सामना करना पड़ा। भारत चीन के संबंधों पर इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। अर्थात एक लंबे समय तक भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे। 1976 तक दोनों देशों में सभी प्रकार के संबंध प्राय जीरो हो गए, शून्य हो गए, मृत प्राय हो गए। अर्थात एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे चीन का जो व्यवहार था बच्चों उसमें परिवर्तन आया और 1970 के दशक में चीन का राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ उसमें अब चीन की जो नीतियां थी उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों भारत और चीन के साथ जो वैचारिक मतभेद थे वो समाप्त होने लगे। अब चीन तथा भारत संबंध सुधारने हेतु विवादास्पद विषयों को त्याग कर एक नवीन आर्थिक पृष्ठभूमि पर उपस्थित हुए। अर्थात अपने मतभेदों को भुलाकर दोनों ने आपस में आर्थिक रूप से समझौता किया। सन 1981 में सीमा संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए कुछ वार्ताएं भी प्रारंभ की गई। शीतकाल की समाप्ति के पश्चात बच्चों भारत चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब दोनों देश के संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं आर्थिक दृष्टि से भी अच्छे होते चले गए। अब दोनों विश्व राजनीति में उदीयमान शक्तियां बनकर उभरी हैं। दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सन 1988 के दिसंबर माह में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत और चीन के जो संबंध थे बच्चों उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया और संबंध में सुधार भी आने लगे। इसके पश्चात दोनों देशों ने जो संघर्ष थे उसको समाप्त करना तथा दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। दोनों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आदान प्रदान किया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने और सहभागिता करने का विश्वास जताया। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में सुदृढ़ता के लिए व्यापार हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीमा है 4 पोस्ट आरंभ करने का समझौता लागू किया है। 1999 ही बच्चों
भारत और चीन के मध्य व्यापार 30% वार्षिक की दर से वृद्धि हो गई। दोनों के बीच व्यापार होने के कारण इससे चीन के साथ संबंधों में नई ऊर्जा का बच्चों संचार हुआ। चीन तथा भारत के मध्य 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार जो था वो 2016 में बढ़कर 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कुछ समय पूर्व भारत एवं चीन के विदेशों में ऊर्जा व्यापार के विषयों पर वार्तालाप किया। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन जैसे आर्थिक संबंधों में समान नीतियों का निर्माण किया। 1998 की बात करें तो बच्चों 1998 में भारत में परमाणु शस्त्रों के परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन को खतरे के दृष्टिकोण से उचित ठहराया। उसके उपरांत भी दोनों देशों ने बच्चों आपस में संपर्क बनाए रखा। वास्तव में पाकिस्तान को परमाणु शस्त्रों के परीक्षण में चीन से अक्सर सहायता प्राप्त होती रहती है। तो वर्तमान में भी बात करें तो चीन जो हमेशा बच्चों पाकिस्तान को आर्थिक मदद प्रदान करता है और परमाणु अस्त्र शस्त्रों की भी मदद देता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के विरुद्ध माना जाता है, किंतु संतोष का विषय है कि इसमें इतना कोई गंभीर विषय उभर कर सामने नहीं आया। तो पिछले जो संघर्ष हैं, जो मतभेद हैं सीमा संबंधी, उनको सुलझाने के लिए सैन्य स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के अधिकारी अब अक्सर भारत की जो राजधानी नई दिल्ली तथा बीजिंग जो चीन की राजधानी वहाँ का दौरा करते रहते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे को और अधिक समीप लाने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि, एक समान आर्थिक राजनीतिक हित, समान ही वैश्विक सरोकारों के कारण चीन तथा भारत के संबंध आर्थिक सकारात्मक, सुदृढ़, विश्वासपूर्ण और आर्थिक विकास की धुरी प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तव में बच्चों हम वर्तमान की चर्चा करें, हाल फिलहाल की चर्चा करें तो भारत और चीन के संबंध वर्तमान में बच्चों अच्छे नहीं हैं। दोनों पर के जो है सीमाओं पर हमेशा विवाद चलता रहता है। अब चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा जापान के बारे में बच्चों शॉर्ट में। तो उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के लिए सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माल जो हैं इस प्रकार की कंपनियों के नाम आपने माजदा आदि के का नाम भी सुने होंगे। ये सब नाम क्या है? जापानी ब्रांडों के नाम हैं, अर्थात जापान की मशहूर कंपनियों के नाम हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है तथा ज़्यादातर कच्चे माल का आयात उसको करना होता है। प्राकृतिक संसाधन कम होने के बावजूद भी उसने अपना आर्थिक विकास बच्चों तीव्र गति से किया है। वह विदेशों से माल मंगाता है। इसके बाद भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में बहुत तेजी गति से आर्थिक विकास हुआ। जापान ने 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट DECD का सदस्य बना है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। एशिया के देशों में जापान अकेला ही समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के मामले में विश्व में जापान का 11वां स्थान है। जापान परमाणु बम की विभीषिका को झेलने वाला एकमात्र देश है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। जो विश्व पटल पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करता है, तो उसमें 10% की भागीदारी अर्थात 10% का योगदान आर्थिक रूप से भी जापान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के मामले में जापान दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। 1951 में जापान अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन में बंधा हुआ है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु
अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने वाले तरीके का जापान के लोग हमेशा त्याग करते हैं। अर्थात वे नहीं चाहते कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध की स्थिति हो और कोई भी आपस में विवाद वह युद्ध स्तर पर समाप्त हो, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से वह समाप्त हो। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के मामले में विश्व में जापान का 7वां स्थान है। भारत और जापान के मध्य हाल में हुए जो समझौते हैं उनका आप पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो वैसे भारत और जापान के जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण है। उसके बाद अंतिम पॉइंट पर चर्चा जो करेंगे वो है दक्षिण कोरिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कोरियाई प्रायद्वीप को दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। तो चर्चा करें 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध तथा शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों के पक्षों की प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा दिया है। यह जो काल है, यह जो समय है, इसकी गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाया। अंततः 17 सितंबर 1991 को कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने वाला राष्ट्र एक कोरिया भी जो 1991 में उसका राष्ट्र या उसकी सदस्यता को ग्रहण करने वाला राष्ट्र बन गया। इस दौरान दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक के बीच उनका आर्थिक जो विकास है बच्चों को तीव्र गति से आगे बढ़ा। जिस हान नदी पर चमत्कार, जिसे हान नदी के चमत्कार के नाम से भी जाना जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेत करने के लिए दक्षिण कोरिया ने 1996 ईस्वी में OECD की सदस्यता ग्रहण की। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुगनी में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान रहा। तो कुल मिलाकर बच्चों इस चैप्टर में हमने विभिन्न देशों की सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति पर चर्चा की। साथ ही साथ ये भी चर्चा की कि भारत का अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रहा है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर बच्चों पूर्ण होता है। इसका जो आपका लिखित कार्य है और जो सारांश है वो आपको नेक्स्ट टर्न भेजा जाएगा। धन्यवाद।